हेलो एवरीवन, इट इज़ पार्थ दिस साइड। आई होप आप सब सेफ़ होंगे और आपके घर पे भी सब अच्छा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पहली वीडियो, जो हम कंटेंट की बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। राइट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो पहली प्लेलिस्ट होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में होगी एंड वील बी रेफरिंग टू बिपिन चंद्रा फॉर द सेम। राइट तो पहला चैप्टर जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो वी टॉक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मैंने आपको पहली वीडियो में ये वाली बात बता भी दी थी कि मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था सारे के सारे चैप्टर्स का कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हर चैप्टर के अंदर। तो पहला चैप्टर हमारा जो है दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। राइट हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ होता है यानी कि 1750s के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद मुगल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन होता है धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो वो डिसइंटीग्रेशन अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता यानी कि उसके विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, बट धीरे धीरे टाइम जब आता है यानी कि 1750s के बाद किस तरह से वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर अच्छे से। इन द एंड फाइनली हम देखेंगे और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा अभी कि 1803 के अंदर 1803 वो ईयर है जिसमें फाइनली दिल्ली वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश आर्मी एंड द मुगल एम्परर वॉज मेड अ पेंशनर। राइट 1803 वो टाइम था जब दिल्ली को फाइनली ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिश आर्मी ने और जो मुगल एम्परर था उसको पेंशनर बना दिया था। ठीक है, अब हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। दिस स्टडी ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये जो हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इट शोज अस द डिफेक्ट्स ऑफ मीडिएवल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये हमको बताता है कि जो हमारा मीडिएवल टाइम्स था, इंडिया जो था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर मीडिएवल टाइम्स के अंदर इकोनॉमिकली, सोशली या फिर पॉलिटिकली उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या डिफेक्ट्स थी जिनकी वजह से यूरोपियंस हमको इतनी आसानी से सब्जुगेट कर पाए। राइट वो डिफेक्ट्स के बारे में, वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स के अंदर कि क्या क्या वीकनेसेस थी इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर जिसकी वजह से इंडियन सब्जुगेशन हुआ बाय यूरोपियंस। ठीक है, हम बात करते हैं कि जब मुगल एम्पायर की तो उसका जो स्टेबिलिटी था, राइट उसकी जो नींव थी वो धीरे धीरे शेक करनी शुरू हो जाती है इन द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का जो रेन था, अब हमको अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया था, हु रूल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, किसका रेन सबसे बड़ा था, तो हमारा आंसर होता है अकबर एंड औरंगजेब। दोनों ने एग्जैक्टली 49 ईयर्स रूल किया था। ठीक है, अकबर और औरंगजेब दोनों ने सबसे ज़्यादा 49 ईयर्स रूल किया था और औरंगजेब का जो रूल था ऑल्दो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन भी एफिशिएंट था, उसमें बहुत सब कुछ, मुगल आर्मी भी इट वाज स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट कुछ ऐसे इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी, वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी। राइट उसने जिजिया लगा दिया था, हिंदूज़ के ऊपर पिलग्रिम टैक्स लगा दिया था, उसके टाइम पे टेम्पल डिस्ट्रक्शंस हुए थे हिंदूज़ के लिए, तो और भी कई सारी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर की नींव थी या फाउंडेशन थी वो वीक होना या फिर शेक करना शुरू कर जाती है औरंगजेब के टाइम के अंदर। ठीक है, बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर गया था, थोड़ा थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आया था, बट इट वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल एफिशिएंट। राइट और लोगों के दिमाग में एक जो इमेज होती है एम्पायर की, इट वॉज स्टिल रिस्पेक्टफुल, यानी कि मुगल एम्पायर को अभी भी एक पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल की तरह देखा जाता था इंडियन माइंड्स के अंदर। ठीक है, फाइनली हम देखते हैं कि 1707 के अंदर वो साल आता है जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 1707 में औरंगजेब डाइज और उसके 3 बेटे होते हैं, उन तीनों के बीच में लड़ाई होती है, देयर इज अ वॉर ऑफ सक्सेशन एंड फाइनली बहादुर शाह, राइट बहादुर शाह इमर्जेस एज द विक्टर। और बहादुर शाह इस टाइम पे 65 ईयर्स का होता है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, बट वो 65 ईयर्स का होने के बाद भी हिट सिट्स ऑन द थ्रोन। तो हमारी क्या सिचुएशन इस समय आ चुकी है कि बहादुर शाह जो है ही 65 ईयर्स ऑफ एज, वो इतना ज़्यादा एजेड हो चुका है बट फिर भी वो थ्रोन पे बैठता है। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी लर्नेड एंड एबल पर्सनैलिटी, बट एज की वजह से वो ज़्यादा टाइम रूल नहीं कर पाता। तो फर्स्ट टॉपिक अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ बहादुर शाह। राइट बहादुर शाह मैंने आपको बताया कि कब आता है, 1707 में वो थ्रोन पे बैठता है अपने फादर औरंगजेब की डेथ के बाद, एंड ही रूल्स टिल 1712। राइट लगभग 5 साल वो रूल करता है 1707 से लेकर 1712 तक। तो ये मैंने आपको बता दिया, ही इज़ ऑन थ्रोन एट 65 साल की उम्र में वो थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है इन द ईयर 1707।
ही इज़ एन एबल रूलर, राइट, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, ही इज़ अ लर्नड एंड अ डिग्निफाइड पर्सनालिटी, उसके अंदर सारी काबिलियत है जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए, राइट। सबसे पहला काम वो क्या करता है, रिवर्सल ऑफ औरंगजेब्स नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज़। औरंगजेब ने जो जो पॉलिसीज़ लगाई हुई थी, जो उसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की वजह से थी, जो हिंदूज़ को हार्मफुल थी, उन सबको रिवर्स कर देता है, राइट। तो वी सी द रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज़ बाय औरंगजेब, जो औरंगजेब की नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज़ थी उन सबको रिवर्स कर देता है। देयर इज अ रिवर्सल ऑफ ऑल दोज पॉलिसीज़ बाय बहादुर शाह। सबसे पहला काम तो वो ये करता है। दूसरा काम वो ये करता है, ही अडॉप्ट्स अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन। इसको आप CC से याद रख सकते हैं, अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब वो क्या करता है, उसको ये वाली बात समझ आ जाती है कि अगर मुझे हारमोनियसली रूल करना है तो मुझे अपने साथ साथ मराठास को भी लेके चलना पड़ेगा, राजपूत को भी लेके चलना पड़ेगा, सिख्स को भी लेके चलना पड़ेगा। यानी कि अपने आसपास के जितने भी रूलर्स हैं, जितना ज़्यादा मैं उनसे फ्रेंडली रिलेशंस बना सकता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, स्टिल आई विल डू दैट, ठीक है। तो मैं इन सब रूलर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करूँगा, यानी कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी अपनाऊंगा। कंसिलिएशन का मतलब मैंने आपको बताया, कंसिलिएशन का मतलब होता है कंसोलिडेट करना एम्पायर को, राइट। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या आप कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आपको रिटेन करने के लिए उसको रिवाइज करना पड़ता है बार बार। सिमिलरली मैंने आपको खाने वाला एग्जांपल दिया था, अगर आपने खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसिलिएशन। आपने अगर इतना एम्पायर रूल कर लिया, एक बार आपने इतना एम्पायर को कॉन्कर कर लिया, अब आप ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए जाओगे तो आपको ये वाला जो आपने ऑलरेडी एम्पायर कॉन्कर किया हो ये आपके हाथ से छूट जाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपको इसको कॉन्कर करने के बाद पहले इसे कंसोलिडेट या कंसिलिएट करना है, यानी कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। एक बार ही कंसिलिएट हो गया, देन यू कैन गो फॉर द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, राइट। औरंगजेब ने यही गलती करी थी, उसको इतना बड़ा एम्पायर मिला था, पैन इंडियन एम्पायर। शाहजहां ने उसको इतना बड़ा एम्पायर दिया था, बट स्टिल ही वेंट फॉर फर्दर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। उसको अपने उतने ही एरिया को पहले सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट या कंसिलिएट करना चाहिए था। औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नादिर शाह का इन्वेजन होता है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने आपको बता दी, ही अडॉप्ट्स अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंसिलिएशन, और रिवर्सल ऑफ औरंगजेब्स नैरो माइंडेड पॉलिसी भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट उसका क्या था, ही हैड अ टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदू राजाज एंड चीफ्स। उसका कैसा अप्रोच था, टॉलरेंट अप्रोच था, राइट। उसने ये वाली बात डिसाइड कर ली कि जो रिलीजन था वो एक इंडिविजुअल मैटर था, और वो पब्लिक स्फेयर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व करने की उसको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मुस्लिम्स के अपने खुद कोड ऑफ कंडक्ट है, हिंदूज़ का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो एक दूसरे के कोड ऑफ कंडक्ट में यानी कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर ना करते हुए एक टॉलरेंट अप्रोच यानी कि एक नॉन इंटरफेरेंस की अप्रोच अपनाते हुए काम करेगा। ये उसने अप्रोच अपनाई थी। इसके टाइम पे वी सी नो टेम्पल डिस्ट्रक्शन। जिस तरह से हम देखते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे हमने टेम्पल डिस्ट्रक्शन की बात करी थी कि देयर आर एविडेंसेस कि उसके टाइम पे टेम्पल्स को तोड़ा गया था ऑफिशियली। बहादुर शाह के अंदर ऑफिशियली देयर आर नो रिकॉर्ड्स कि इस टाइम पे कोई भी टेम्पल को डिस्ट्रक्ट या तोड़ा गया, ठीक है। अब इसने एक प्रॉब्लम क्या करी, इसकी एक गलती के बारे में हम बात करते हैं। जब इसने अपना रूल स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इसने कोशिश करी कि मैं दो राजपूत स्टेट्स की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, दो राजपूत स्टेट्स के ऊपर इसने डिप्लोमेसी करने की कोशिश करी। इसने आम्बेर के अंदर और जोधपुर के अंदर पहले तो अजीत सिंह और जय सिंह को सब्जुगेट करने की कोशिश करी, यानी उनको बोला ही फोर्स देम टू सबमिट बिफोर द ब्रिटिश अथॉरिटी, राइट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसने क्या गलती करी, ही ट्राइड टू गेन कंट्रोल ओवर टू राजपूत स्टेट्स। दो राजपूत स्टेट्स के ऊपर कंसोलिडेट करने की या फिर उसको कॉन्कर करने की कोशिश इसने करी। सबसे पहला था आम्बेर, राइट। आम्बेर के अंदर इस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, सवाई राजा जय सिंह, राइट। सवाई राजा जय सिंह इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। तो सवाई राजा जय सिंह एक बहुत पावरफुल रूलर थे, और बहादुर शाह को लगा कि अगर आम्बेर के ऊपर जय सिंह रूल कर रहा है तो मैं अपनी पावर में उसको कॉन्कर नहीं कर पाऊंगा उस एरिया को। तो उसने कोशिश करी बहादुर शाह ने कि मैं जय सिंह को रिप्लेस कर दूं विद हिज यंगर ब्रदर, जिनका नाम क्या था, विजय सिंह। जो विजय सिंह था वो एक थोड़ा वीकर रूलर था एज़ कम्पेयर टू जय सिंह, और बहादुर शाह को ये वाली बात समझ आ गई कि अगर मैंने जय सिंह को हटा के गद्दी पे यानी कि थ्रोन पे विजय सिंह को बिठा दिया तो प्रॉबेबली मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे टू कॉन्कर आम्बेर। ये उसने एक गलती करी। दूसरी उसने क्या करी, जोधपुर के बारे में हम बात करते हैं। जोधपुर तो आज प्रेजेंट डे नाम है, उस टाइम पे उसको मारवाड़ बोला जाता था। जो मारवाड़ का एरिया था उस टाइम पे यहाँ पे रूल करते थे अजीत सिंह, जिनको बाद में महाराजा का टाइटल दिया गया, महाराजा अजीत सिंह के नाम से बुलाया गया। तो बहादुर शाह ने क्या करा, ही फोर्स्ड अजीत सिंह टू सबमिट बिफोर द
ब्रिटिश बिफोर द मुगल अथॉरिटी। ये भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। ये दोनों अटैम्प्ट्स उसके जो थे, ये दोनों अटैम्प्ट में वो फेल हो गया, यानी कि ना वो आम्बेर में ये वाला काम कर पाया और ना ही वो जोधपुर में अजीत सिंह को फोर्स करवाया सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, उसने कोशिश करी टू गैरिसन, यानी कि उसने कोशिश करी कि हमें यहाँ दोनों के ऊपर किलाबंदी कर रहे हैं, बट उसमें भी वो फेल हो गया, आम्बेर और राजपूत दोनों जगह। तो बोथ हिज अटैम्प्ट्स फेल्ड एंड ही देन रियलाइज्ड, और उसने फाइनली सेटलमेंट कर लिया इन दोनों के साथ। राइट, जो इसने गैरिसन करने की कोशिश कर रही थी वहाँ से वो हट गया। राइट, इसने रिस्टोर कर दिए दोनों आम्बेर के और मारवाड़ के दोनों जो एरियाज थे, उन स्टेट्स को रिस्टोर कर दिया टू जयसिंह एंड अजीत सिंह, उनको वापस कर दिया कम्प्लीटली। बट जयसिंह और अजीत सिंह ने इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा डिमांड भी करी थी। जयसिंह ने बोला था कि मेरे को आप सूबेदारी दे दो मालवा की। राइट, आई वॉन्ट द सूबेदारी या फिर मनसबदारी और मालवा ऑफ मालवा। और अजीत सिंह ने बोला था कि मुझे गुजरात की सूबेदारी चाहिए। ये उनके एडिशनल एक्स्ट्रा डिमांड्स थी। बहादुर शाह ने इन दोनों को इनके एरियाज या स्टेट्स तो रिस्टोर करके दे दिए, बट उनकी जो एडिशनल डिमांड थी उसके लिए मना कर दी। राइट, ना तो मालवा की सूबेदारी दी जयसिंह को और ना ही गुजरात की सूबेदारी दी या मनसबदारी दी अजीत सिंह को। ठीक है, ये दोनों जो डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं बहादुर शाह की मराठा पॉलिसी की तरफ, यानी कि उसकी क्या अप्रोच थी टुवर्ड्स द मराठास। अगर हम डेक्कन के अंदर बात करें, यानी कि ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे जो मराठास थे दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू डेक्कन, और उन्होंने अभी तक अपना नदर्न एक्सपेंशन शुरू नहीं किया था, यानी कि अभी वो नॉर्थ के अंदर एक्सपैंड करना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। एंड दे वर रिस्ट्रिक्टेड एंड कन्फाइंड टू द डेक्कन, या महाराष्ट्र के अंदर अभी वो सिचुएटेड थे। तो डेक्कन के अंदर जो था, मराठास ने बोला कि आप हमको सरदेशमुखी और चौथ दोनों दे दो, ग्रांट अस द राइट टू कलेक्ट बोथ सरदेशमुखी एंड चौथ। अब सरदेशमुखी क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द लैंड रेवेन्यू जो 1/10 होता है। राइट, 1/10 जो लैंड प्रोड्यूस का जो वो होता है पार्ट होता है, वो आप कलेक्ट करते हो सरदेशमुखी के अंदर। एंड चौथ, जैसे आपको नाम से पता लगता है, इट इज़ द 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। तो 1/4 जो होता है वो आप चौथ के अंदर कलेक्ट करते हो। तो बहादुर शाह ने क्या कहा कि आप जो है, यानी कि मराठास को ग्रांट कर दिया कि आप सरदेशमुखी तो कलेक्ट कर सकते हो, बट चौथ कलेक्ट करने की डिमांड रिजेक्ट कर दी। ठीक है, पहले उसने क्या किया वो हमने देखा था। जयसिंह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे, और अजीत सिंह की बात करें तो उनकी स्टेट्स तो रिस्टोर कर दी गई, बट मालवा की डिमांड मना कर दी, मालवा की डिमांड और गुजरात की डिमांड की सूबेदारी मना कर दी। यहाँ पे जब हम मराठास की बात करें तो सरदेशमुखी देने के लिए तो वो रेडी होगा कि आप 1/10 तो कलेक्ट कर सकते हो, मराठास को वो बोल रहा है, बट चौथ कलेक्ट करने के जो राइट है, यानी कि 1/4 पोर्शन जो कलेक्ट करने के राइट है वो आप नहीं कर सकते। राइट, फिर उसने एक और क्या काम किया, ये वो टाइम था जब 1707 के बाद शाहू जो था, राइट, द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, वो जेल से छूट गया था, यानी कि मुगल प्रिजनर था वो उस टाइम पे, उसको छोड़ दिया गया। और इस टाइम पे एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था बिटवीन शाहू एंड ताराबाई। राइट, ताराबाई और शाहू जो थे वो लड़ रहे थे कि कौन जो है उस टाइम पे मराठा पावर का हेड बनेगा। तो इनके बीच में जब ये लड़ाई चल रही थी तो ये बात लाजमी थी कि जो मुगल एम्परर था उसके हाथ में डिसीजन था टू कंसीडर समवन एज द राइटफुल मराठा हेयर। और उनको करना क्या चाहिए था, यानी कि बहादुर शाह को करना क्या चाहिए था कि उसको शाहू को बना देना चाहिए था या फिर कंसिडर कर देना चाहिए था एज द राइटफुल मराठा किंग, बट उसने ऐसा नहीं किया। बहादुर शाह डिड नॉट रिकग्नाइज शाहू एज द राइटफुल मराठा किंग, जिसकी वजह से जो और पेशवास थे या जो और छोटे छोटे मिनिस्टर्स थे वो थोड़े अपसेट हो गए, थोड़े नाराज़ हो गए बहादुर शाह के इस डिसीजन से। ठीक है, तो इसकी वजह से फाइट चलती है। सो फाइट स्टार्ट्स बिटवीन शाहू एंड ताराबाई, वो कंटिन्यू होती रहती है। और मराठा जो हैं वो आपस में भी लड़ते रहते हैं और मुगल से भी लड़ते हैं। ये चीज़ थ्रू आउट हम देखेंगे, हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि मराठास के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो आपस में मराठा चीफ्स के साथ भी लड़ते रहते हैं, और जब कोई फॉरेन पावर आती है तब भी अपनी लड़ाई नहीं छोड़ते, अपनी आपस में इंटरनल बिक्री और स्ट्रगल्स भी कंटिन्यू करते हैं और फॉरेन पावर से भी लड़ाई करने लग जाते हैं। फाइनली एंड रिजल्ट यही था कि जो मराठा सरदार थे सारे के सारे, वो एक तरह से डिससेटिस्फाइड थे बहादुर शाह के इस डिसीजन से। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन यही कि दे वर डिससेटिस्फाइड विद जो मराठा पॉलिसी थी बहादुर शाह। फिर हम बात करें सिख पॉलिसी की, तो सिख पॉलिसी के अंदर हम ये वाली बात देखते हैं कि बहादुर शाह मेड पीस विद गुरु गोबिंद सिंह। बहादुर शाह के टाइम पे जो सिख गुरु थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे। राइट, जो लास्ट 10th गुरु थे सिख्स के, तो गुरु गोबिंद सिंह के साथ तो उसने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे थे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह को बहादुर शाह ने एक बहुत हाई मनसब दे रखा था। राइट, मनसबदारी या एक हाई इज्जत दे रखा था, जिसकी वजह से इनके बीच में रिलेशंस अच्छे थे। बट जैसे ही गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो जाती है तो इनके बीच में रिलेशंस थोड़े थोड़े बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। राइट, ऑपरेशन ज़्यादा हो जाता है सिख्स के ऊपर, क्योंकि सिख जो है एक पेजेंट्री क्लास है, एक पेजेंट क्लास है, और उनके ऊपर जो है ऑपरेशन ज़्यादा होने की वजह से गुरु गोबिंद सिंह के जो डिसाइपल थे बंदा बहादुर,
वो अब रिवोल्ट की कमान संभाल लेते हैं अपने हाथों में, राइट। तो रिवोल्ट शुरू हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। और इतना ज़्यादा ये फियर्स रिवोल्ट होता है, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं सिख्स कि बहादुर शाह को खुद एक कैंपेन लीड करना पड़ता है अगेंस्ट बंदा बहादुर, राइट। वो खुद जाता है और खुद एक कैंपेन लीड करता है अगेंस्ट द फेरोशियस सिख्स, ठीक है। और रिवोल्ट को स्टॉप करने के लिए वो क्या करता है, ही कैप्चर्स द फोर्ट ऑफ लोहगढ़, राइट। गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के अंदर, राइट, एट इन द नॉर्थ ऑफ अंबाला एक वो फोर्ट बनाते हैं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिख होल्ड था, द फोर्ट ऑफ लोहगढ़। ये फोर्ट ऑफ लोहगढ़ को कैप्चर कर लेता है बंदा बहादुर वाइल ट्राइंग टू स्टॉप द रिवोल्ट ऑफ बंदा बहादुर एंड द सिख्स, ठीक है। और ये जो था ये हिमालयन फुटहिल्स पे था इन द नॉर्थ ऑफ अंबाला, ठीक है। बट एक बार जब ये इनको कॉन्कर कर लेता है, ये अपने इस कॉन्कर को कंसिलिएट नहीं कर पाता, कंसोलिडेट भी नहीं कर पाता, क्योंकि फाइनली सिक्स जो होते हैं वो 1712 के अंदर ये जो फोर्ट ऑफ लोहगढ़ जो उसने कैप्चर किया था उसको वापस अपने पास ले आते हैं, राइट। क्योंकि सिक्स एक ऐसी पावर थी दैट कुड नॉट बी क्रश्ड एट दैट टाइम, राइट। तो वो रिकवर कर लेते हैं 1712 के अंदर अपना फोर्ट ऑफ लोहगढ़। इसके साथ हमारी सिख पॉलिसी खत्म हो जाती है बहादुर शाह की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसने कंसीलिएशन की पॉलिसी मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको सीसी पॉलिसी बताई थी, कॉम्प्रोमाइज़ और कंसीलिएशन की पॉलिसी बताई थी। तो वो कंसीलिएट बेसिकली किसके साथ करता है, दो रूलर्स मेनली थे जिसके साथ वो कंसीलिएट करने का मतलब फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करना। तो सबसे पहले कौन थे, जो छत्रसाल किंग थे, किंग छत्रसाल जो थे, राइट, वो एक बुंदेला चीफ थे, राइट। बुंदेलाज एक कास्ट या कम्युनिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे उनको रूल करते छत्रसाल। जो किंग छत्रसाल थे उसके साथ बहादुर शाह ने जो है अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे और कंसीलिएट करे अपने रिलेशंस को। और छत्रसाल जो थे ही रिमेन्ड अ लॉयल फ्यूडेटरी, राइट। वो टाइम पे टैक्स देता रहता था, राइट, एंड ही वॉज अ लॉयल फ्यूडेटरी टू बहादुर शाह। सेकेंड किसकी बात करते हैं, जो चूरामन थे, राइट, जो किंग चूरामन थे, जो जाट्स के रूलर थे उस टाइम पे, राइट। जो जाट्स कम्युनिटी थी जो उस टाइम पे पेजेंट कम्युनिटी थी, उनको रूल कर रहे थे चूरामन, और उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे बहादुर शाह ने उस टाइम पे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों ने हेल्प करी थी बहादुर शाह की वाइल लीडिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट बंदा बहादुर। अभी मैंने देखा था ना कि बहादुर शाह ने एक कैंपेन लीड किया था अगेंस्ट बंदा बहादुर, तो उसमें हेल्प करी थी बहादुर शाह की इन दोनों रूलर्स ने, राइट, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशंस थे बहादुर शाह के साथ साथ, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी सिख पॉलिसी क्या थी, मराठा पॉलिसी क्या थी, राइट। उसके बाद उसने कंसीलिएशन की पॉलिसी अपनाई, ये सब हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि उसके टाइम में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी, कि बहादुर शाह के रेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटीरियोरेशन किस तरह से हो रहा था, वो हम डिस्कस करेंगे अब, राइट। सबसे पहला काम क्या हुआ, इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन हुआ। जो स्टेट फाइनेंसेस थे, स्टेट का जो सारा ट्रेजरी था, स्टेट का जो सारा पैसा था, वो धीरे धीरे वर्सन होना शुरू हो गया इन सब लड़ाइयों की वजह से, राइट। वो धीरे धीरे मराठास के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, एक स्ट्रगल वो कंटिन्यू कर रहा है। फिर हमने देखा बंदा बहादुर के अगेंस्ट भी वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, राइट। और छोटे मोटे और जो लोकल चीफ्स जो एमर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सप्रेस करने में सारा का सारा पैसा जो है वो यहाँ पर गंवा देता है, ठीक है। एक रीज़न तो ये होता है कंटिन्यूस फाइटिंग। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ही ग्रांट्स रेकलेसली जागीर्स, यानी कि वो जागीर जो है या प्रमोशन जो है धीरे धीरे रेकलेसली ग्रांट करना शुरू कर देता है। कोई भी चापलूसी उसकी करता है, कोई भी उसकी तारीफ करता है, कोई भी कुछ डिमांड करता है, तो वो उनको जो है रेकलेसली जागीर ग्रांट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सारा का सारा पैसा जो है या स्टेट ट्रेजरी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, वर्सन होना शुरू हो जाता है। हम बात करते हैं अगर 1707 की, जब औरंगजेब मरा था, तो मुगल एम्पायर की स्टेट ट्रेजरी लगभग 7 करोड़ रुपए थी, राइट, सॉरी 13 करोड़ रुपीज़ थी, राइट। ये 13 करोड़ रुपीज़ जो था 1707 के अंदर, ये 1712 तक आते आते कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, राइट। ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है 1712 के आते आते, और मुगल एम्पायर इज़ ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है। कम्प्लीटली वो बैंकरप्ट होने वाला होता है मुगल एम्पायर, क्योंकि सारा का सारा स्टेट ट्रेजरी जो है वो ख़त्म कर देता है बहादुर शाह, ठीक है। तो और जब एक बार इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन हुआ, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। और 1712 के अंदर जब उसकी डेथ हो जाती है, द एम्पायर फॉल्स इन सिविल वॉर, उनके बीच में सिविल वॉर हो जाता है। फिर से आपस में जो नोबल्स होते हैं, राइट, जो कोर्ट के अंदर नोबल्स होते हैं या प्रिंसेस होते हैं, वो आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। देयर इज़ अ वॉर ऑफ सक्सेशन, कोई भी अगर रूलर मरता है तो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बहादुर शाह के पास टाइम होता, मैंने आपको बताया था कि ही वॉज स्टिल एन एबल रूलर और वो डिग्निफाइड और लर्नड रूलर था, अगर उसके बाद टाइम होता तो वो शायद मुगल एम्पायर को बचा लेता फ्रॉम इट्स डिसइंटीग्रेशन।
बट वो ऑलरेडी 65 साल का हो चुका था जब वो थ्रोन पे बैठा था। 5 साल उसने रूल कर लिया, 1712 तक वो 70 ईयर्स का हो गया। अब 70 ईयर्स का वो ऑलरेडी हो चुका है और उसकी डेथ हो चुकी है। यानी कि अगर वो थोड़ा और जल्दी बैठता है एम्पायर में तो प्रॉबली ही हैड द चांस टू रिवाइव द मुगल फॉर्चून, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइज इन 1712 और फाइनली जो है सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाती है और वॉर ऑफ स्ट्रगल हो जाता है एम्पायर के अंदर। के साथ हमारा बहादुर शाह का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहादुर शाह ने किस तरह से लेके 1707 से लेके 1712 तक रूल किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, मराठा पॉलिसी क्या थी, सिख पॉलिसी क्या थी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक नया एलिमेंट जो बहादुर शाह की डेथ के बाद यानी कि 1712 में मुगल पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अ न्यू एलिमेंट इन मुगल पॉलिटिक्स आफ्टर बहादुर शाह's डेथ इमर्जेस। पहले क्या होता था, 1712 से पहले जब किसी राजा की या किसी रूलर की डेथ हो जाती थी तो उस डेथ के बाद जो थ्रोन के लिए लड़ाई होती थी, राइट, जो सीट के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन होता था, उसमें मेजर कंटेंडर्स होते थे प्रिंसेस, राइट। जो प्राइमरी रोल प्ले करते थे उस लड़ाई करने का या उस सक्सेशन की लड़ाई के लिए वो प्रिंसेस का होता था, रॉयल प्रिंसेस का, जो उस राजा की जिस राजा की डेथ हुई है उसके जो बेटे थे, राइट, उनके बीच में आपस में लड़ाई होती थी। और सेकेंडरी रोल प्ले करते थे जो नोबल्स होते थे। ये प्रिंसेस इस्तेमाल करते थे इन नोबल्स का आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए और विक्टोरियस इमर्ज करने के लिए। अब पूरा का पूरा सिचुएशन बदल गया, टेबल्स हैव टर्न नाउ। और हुआ क्या, प्राइमरी रोल के अंदर नोबल्स आ गए। नोबल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो गए कि उन्होंने जो प्रिंसेस थे उनको भी ओवर पावर कर लिया और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज मेयर पॉन्स, यानी कि बस नॉर्मल पपेट्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और खुद पावर में आने के लिए, राइट। तो हुआ क्या, पहले क्या था, द कंटेस्ट फॉर पावर वॉज जस्ट बिटवीन द रॉयल प्रिंसेस। जो रॉयल प्रिंसेस थे उनके बीच में पावर का सारा कंटेस्ट होता था। और प्रिंसेस जो थे, अब क्या इस्तेमाल होने किया, अब क्या होने लगा, जो नोबल्स थे दे बिकेम वेरी एम्बिशियस और वो डायरेक्ट कंटेंडर्स बन गए पावर के लिए। अब नोबल्स प्राइमरी रोल के अंदर आ गए और उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया इन प्रिंसेस को, राइट, जस्ट एज मेयर पपेट्स फॉर द सीट। होता क्या था, ये नोबल्स आपस में लड़ाई करते थे, इन प्रिंसेस का इस्तेमाल करके एक एक प्रिंस को उठा लेते थे। जो नोबल जीतता था वो अपने वाले पपेट राजा को थ्रोन पे बिठा देता था। अब ऑफिशियली तो वो राजा या प्रिंस रूल कर रहा है, बट पीछे से यानी कि बिहाइंड द कर्टेन सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर या जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो नोबल के हाथ में होती थी। ये नया एलिमेंट जोड़ा था मुगल पॉलिटिक्स के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह इन 1712 और ये आगे कंटिन्यू होता रहता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जुल्फ़िकार खां इस तरह से आता है, सैयद ब्रदर्स इस तरह से आते हैं, निज़ामुल मुल्क इस तरह से आते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 1712 के अंदर फाइनली बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। और बहादुर शाह की डेथ होने के बाद, जैसे मैंने आपको नया एलिमेंट बताया मुगल पॉलिटिक्स में, तो जुल्फ़िकार खां जो होता है, राइट, जुल्फ़िकार खां वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डेंजरस नोबल्स ऑफ दैट टाइम। तो वो अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके एक पपेट राजा को उठाता है जो बहादुर शाह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जहांदार शाह, राइट। तो जहांदार शाह को वो थ्रोन पे बिठा देता है। बट मैंने आपको बताया कि जहांदार शाह बस ऑफिशियली लोगों के लिए बस वो नॉमिनल राजा है। सारे की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है अब वो किसके हाथ में है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जुल्फ़िकार खां के बाद हाथ में है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डायरेक्टली जहांदार शाह के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जहांदार शाह रूल करता है 1712 से लेके जनवरी 1713 तक, यानी कि लगभग एक साल भी कंप्लीटली वो रूल नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। फारूक सियार उसको मार देता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। जहांदार शाह की जब हम बात करते हैं तो ही वॉज अ वीक रूलर, ठीक है। मोस्टली अब आप आगे से देखोगे बहादुर शाह के बाद, औरंगजेब और बहादुर शाह के बाद जितने भी लेटर मुगल्स आते हैं उनकी सबकी पर्सनालिटी वीक विल्ड है, वो लग्जरी लविंग है, अय्याश हैं सारे के सारे, ठीक है। उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी नाता नहीं है और वो अपने पर्सनल लग्जरी के अंदर डूबे हुए हैं। ही वॉज वीक एंड डीजनरेट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड ही वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड एंड इमर्स्ड इन लग्जरी प्लेजर्स, ठीक है, इन फिजिकल प्लेजर्स। ही लैक्ड गुड मैनर्स, डिग्निटी एंड डिसेंसी, ठीक है। ना तो उसके पास डिग्निटी थी ना उसके पास गुड मैनर्स थी। और डायरेक्टली सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द मोस्ट एबल, एनर्जेटिक एंड द मोस्ट डेंजरस नोबल ऑफ दैट टाइम, जुल्फ़िकार खां, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की। हम बात तो जहांदार शाह के रेन के अंदर करेंगे बट हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ऑफ जुल्फ़िकार खां, क्योंकि उनको असली में लाने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला और उसके पीछे का जो माइंड था वो जुल्फ़िकार खां का था,
ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट द पॉलिसीज ऑफ जुल्फ़िकार खान। अब जुल्फ़िकार खान, जैसे मैंने आपको बताया, ही वॉज एक्सट्रीमली केपेबल, बहुत केपेबल था वो रूलर एज अ नोबल। ही वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड ही बिकेम द वज़ीर, राइट। राजा के बाद जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है किसी मुगल एम्पायर की, वो होती है वज़ीर की। राजा तो वो था, यानी कि जो मुगल एम्पायर था वो जहांदार शाह था, और वज़ीर बन गया जुल्फ़िकार खान, और वो एक्सट्रीमली केपेबल है। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी स्टार्ट होती है सबसे पहला, हिज फ्रेंडली रिलेशंस विद राजपूत राजास एंड मराठा सरदार्स, राइट। फ्रेंडली रिलेशंस विद राजपूत राजास एंड मराठा सरदार्स। उसको ये वाली बात समझ आ गई थी कि अगर मुझे इंडिया के अंदर हारमोनियसली रूल करना है तो मुझे हिंदू राजास को और मराठा सरदार्स को कंसिलिएट करना पड़ेगा अपने साथ, अपनी पोजीशन, खुद की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट पे, ठीक है। अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और मुगल एम्पायर को बचाने के लिए डिसइंटीग्रेशन से मुझे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने पड़ेंगे हिंदूज के साथ, राजपूत राजास के साथ, और खासकर मराठा सरदार्स के साथ। ही कंसिलिएटेड हिंदू चीफ्टेन्स, उसके एरिया में और जो हिंदू लोकल ऑफिशियल्स होते थे, हिंदू चीफ्टेन जो थे उसके एरिया में, उसके साथ भी उसने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, ही रिवर्स्ड औरंगजेब्स पॉलिसीज, दैट इज जिजिया अबॉलिश्ड। उसने क्या किया, जिस तरह से बहादुर शाह ने सबसे पहला काम ये किया था कि औरंगजेब की सारी नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ जो थी उनको रिवर्स कर दिया था। सिमिलरली जुल्फ़िकार खान को भी ये वाली बात समझ आ गई कि मेरे को एक टॉलरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी टुवर्ड्स हिंदूज। सो ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज, और इसकी वजह से उसने रिवर्स कर दी रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज़ बाय औरंगजेब, ठीक है। जो भी उसने जिजिया लगाया था, पिलग्रिम टैक्स लगाया था, या टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुआ था, उन सब पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया जुल्फ़िकार खान ने, ठीक है, बाय औरंगजेब। फिर उसने क्या किया, अब हमने पहले इसके बारे में बात करी थी जब हम बात कर रहे थे राजपूत राजास के बारे में, दो राजपूत राजास के बारे में हमने पर्टिकुलरली बात करी थी। पहले हमने बात करी थी जयसिंह के बारे में, जब हम किसकी बात कर रहे थे, आम्बेर स्टेट के बारे में। फिर हमने बात करी थी अजीत सिंह के बारे में, जब हम बात कर रहे थे मारवाड़ यानी कि जोधपुर के बारे में। तो जब हम बहादुर शाह की बात कर रहे थे तो इनकी स्टेट्स तो वापस दे दी थी उसने, बट इन्होंने एक एक्स्ट्रा डिमांड करी थी। अगर आपको याद होगा, इन्होंने एक्स्ट्रा डिमांड क्या करी थी कि जयसिंह ने बोला था कि मुझे मालवा का, राइट, मालवा की गवर्नरशिप चाहिए, मुझे मालवा से सूबेदारी चाहिए कि वहाँ की मनसबदारी चाहिए। सिमिलरली अजीत सिंह ने कहा था कि मुझे गुजरात की मनसबदारी चाहिए। बट ये जो डिमांड करी थी इन दोनों ने, बहादुर शाह ने इन दोनों की डिमांड रिजेक्ट कर दी थी। बट जुल्फ़िकार खान ने क्या किया, इनकी स्टेट्स तो इनको रिस्टोर करी, उसके साथ साथ जयसिंह को मालवा और अजीत सिंह को गुजरात भी दे दिया, ठीक है। तो उनकी एक्स्ट्रा डिमांड जो थी गवर्नरशिप की या सूबेदारी की, वो भी उसने मान ली, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको खुश रखूं, इनसे फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखूं। इसके साथ उसने क्या किया, इसके अलावा उसने जयसिंह को एक टाइटल दिया सवाई राजा का, क्योंकि उसको हम सवाई राजा जयसिंह के नाम से जानते हैं। वो टाइटल जुल्फ़िकार खान ने दिया था जयसिंह को, और अजीत सिंह को टाइटल दिया महाराजा का, राइट। और तब से अजीत सिंह महाराजा अजीत सिंह कहलाने लगा। तो दो काम क्या किए उसने, सबसे पहले जयसिंह और अजीत सिंह को जो एक्स्ट्रा डिमांड थी उनकी सूबेदारी की, उसने मालवा मांगा था तो मालवा दे दिया, उसने गुजरात मांगा था तो उसको गुजरात दे दिया। प्लस जयसिंह को टाइटल दिया सवाई राजा का, और अजीत सिंह को टाइटल दिया महाराजा बना दिया उसको, महाराजा अजीत सिंह अब से वो हो गया। तो ये हमने बात कर ली राजपूत पॉलिसीज़ की, राइट। उसका राजपूत के टुवर्ड्स क्या अप्रोच था, ये हमने बात कर ली जुल्फ़िकार खान का, क्योंकि जयसिंह और अजीत सिंह दोनों जो है राजपूत रूलर्स थे। तो हमने राजपूत पॉलिसी देख ली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मराठा पॉलिसी की, तो मराठा पॉलिसी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जुल्फ़िकार खान का एक डेप्यूटी था, उसका एक खास आदमी था जो डेक्कन में उसने प्लेस कर रखा था, जिसका नाम था दाऊद खां पन्नी, राइट। ये उसका खास आदमी था जिसको उसने डेक्कन का वॉइसरॉय बना रखा था। तो दाऊद खां पन्नी ने क्या किया था, 1711 के अंदर एक प्राइवेट एग्रीमेंट किया था, राइट। एक ये प्राइवेट एग्रीमेंट था जो अभी तक मुगल अथॉरिटी ने ऑफिशिएट नहीं किया था। प्राइवेट एग्रीमेंट किया 1711 में शाहू के साथ। शाहू उस टाइम पे जो है मराठा सरदार था और मराठा रूलर था। यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि शाहू और ताराबाई के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, बट स्टिल शाहू को ही कंसिडर करा जा रहा था एज द मराठा हेड। तो 1711 के अंदर दाऊद खां पन्नी ने कंफर्म करा, यानी कि एक प्राइवेट एग्रीमेंट किया 1711 में, जिसमें क्या होगा, जिसमें मराठास को चौथ और सरदेशमुखी दोनों कलेक्ट करने का राइट मिल जाएगा, राइट। ये दाऊद खां पन्नी ने भी कहा था, बट प्राइवेट एग्रीमेंट के हिसाब से कहा था। बट जुल्फ़िकार खान जब पावर के अंदर आया, जब उसने जहांदार शाह को बिठाया और जब एडमिनिस्ट्रेशन जुल्फ़िकार खान के हाथ में आ गया, तो उसने क्या किया, तो उसने इस प्राइवेट एग्रीमेंट को ऑफिशिएट कर दिया, यानी कि ऑफिशियल बना दिया, और फाइनली इस एग्रीमेंट से वो एग्री कर गया।
और अब से क्या होना शुरू हो गया कि मराठास के पास चौथ कलेक्ट करने का यानी कि 1/4 टैक्स कलेक्ट करने का और सरदेशमुख यानी कि 1/10 कलेक्ट करने का, दोनों का उनके पास अब ग्रांट मिल गया, उनको राइट मिल गई। पहले मैंने आपको बताया था जब इसके बारे में हम बात कर रहे थे मराठा पॉलिसी ऑफ बहादुर शाह, तो उसने सरदेशमुखी के लिए तो हाँ बोल दिया था, बट चौथ के लिए उसने रिजेक्ट कर दिया था। जुल्फ़िकार खान ने जो बातें बहादुर शाह ने नहीं मानी थी वो उसने मतलब अग्री कर ली। जिस तरह से हमने यहाँ देखा था, बहादुर शाह ने मना कर दिया था कि मैं उनको एक्स्ट्रा डिमांड पूरी नहीं करूँगा, मालवा और गुजरात की सूबेदारी नहीं दूंगा, तो जुल्फ़िकार खान ने ये भी दे दिया। प्लस यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा डिमांड ये थी कि चौथ और सरदेशमुखी दोनों चाहिए थे मराठास को, तो जुल्फ़िकार खान ने बहादुर शाह ने जो पहले बोला था उसको हटाया और एक नया ऑफिशिएट किया अग्रीमेंट जो दाऊद खां पन्नी ने ऑलरेडी 1711 में शाहू के साथ कर लिया था। और फाइनली सिचुएशन ये बनी कि मराठास जो हैं वो चौथ और सरदेशमुखी दोनों कलेक्ट कर सकते हैं डेक्कन के अंदर, जस्ट ऑन वन कंडीशन, राइट। वो एक कंडीशन क्या थी कि जो टैक्स कलेक्शन होगा वो मुगल ऑफिशियल्स खुद करेंगे, यानी कि जो मराठास थे उनके ऑफिशियल्स टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, मुगल ऑफिशियल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे एंड देन दे हैंड ओवर टू मराठा सरदार्स। ठीक है, डायरेक्टली मुगल ऑफिशियल्स करेंगे। ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसको एक अपना कंट्रोल रखना था, एक चेक रखना था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन ना हो, लोअर लेवल्स पर ज़्यादा ऑपरेशन ना हो। तो उसने क्या किया जुल्फ़िकार खान ने, उसने बोला कि मैं आपकी एग्रीमेंट मान लेता हूँ कि आप चौथ और सरदेशमुखी दोनों रखो, बट कलेक्ट मैं करवाऊंगा अपने ऑफिशियल से, मुगल ऑफिशियल से मैं कलेक्ट करवाऊंगा और वो आपको डायरेक्टली हैंड ओवर कर देंगे मराठा सरदार्स को, चौथ और सरदेशमुखी दोनों। ठीक है, ये हमने बात कर ली मराठा पॉलिसी की भी। अब हम बात करते हैं कि वही सेम चीज़ जो बहादुर शाह ने करी थी, ही कंसीलिएटेड विद 2 चीफ्स इन नॉर्थ इंडिया। 2 चीफ्स की हम पहले बात कर रहे थे, वो अभी भी रूल कर रहे हैं। जाट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चूरामन थे, और अगर हम बुंदेला चीफ्स की बात करें तो यहाँ पे छत्रसाल थे। ठीक है, इन दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करे जुल्फ़िकार खान ने, जिस तरह से बहादुर शाह ने करे थे। फाइनली अगर हम सिख पॉलिसी की बात करें तो सिख पॉलिसी, सिख्स वर द ओनली कम्युनिटी जिसके अगेंस्ट जुल्फ़िकार खां सप्रेसिव पॉलिसी अपना रहा था, यानी कि इन सब के साथ वो फ्रेंडली था और कंसीलिएशन कर रहा था। बट सिख्स ऐसी पावर थी जो पार्शियल इंडिपेंडेंस से नहीं मान रहे थे, वो चाहते थे कि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। इस वजह से ही अप्लाइड या ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सप्रेशन जस्ट फॉर सिख्स। ये याद रखना कि उसने राजपूत के साथ भी अच्छी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखे, जयसिंह के साथ, अजीत सिंह के साथ। मराठास की बात करें तो वहाँ पे भी उनको चौथ और सरदेशमुखी दोनों कलेक्ट करने का राइट दे दिया। फिर हम बात करें अगर जाट्स की या फिर बुंदेलास की, उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, एक्सेप्ट सिक्स के साथ उसने कैसी पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ सप्रेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसके साथ हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जुल्फ़िकार खां की ख़त्म हो जाती है। अब जुल्फ़िकार खां की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या फिर उसके अगेंस्ट जो आगे कॉन्स्पिरेसीज हुई, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज़ एनफ फॉर द क्लास। और हम ज़्यादा क्लास लंबी नहीं रखेंगे, प्रॉबेबली मैं आधे घंटे की या 30-35 मिनट्स की ही क्लास रखूँगा, विच विल बी वेल सूटेड फॉर ईच लेक्चर। ऑल राइट, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।